अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस क्लास में प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस की एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। द प्रकाश कंपनी इज कंपेयरिंग इट्स प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग प्रैक्टिसेस विद डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स रिकॉर्ड प्रोसीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ भी हमें क्या कह रहे हैं कि प्रकाश कंपनी जो है ये चाह रही है कि मतलब कंपेयर कर रही है अपनी प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग को, लेकिन उस यूज़ क्या करना चाह रहे हैं, वो करते हैं कि डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड। इसमें अब यहाँ पे हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है, जैसे कि मैक्सिमम प्लांट कैपेसिटी हमारे पास इतनी है, नॉर्मल कैपेसिटी इतनी है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इतना, ये आप लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फॉर द ईयर द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, बजटेड प्रोडक्शन इनकी इतनी है और एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी है। अब नॉर्मल कैपेसिटी इनकी इतनी थी तो इन्होंने जो बजटेड प्रोडक्शन थी वो भी इतनी रखी थी कि हम लोग इतने तक प्रोड्यूस कर लेंगे, लेकिन मशीन की इससे भी 4000 जो है वो ज़्यादा की यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। अब यहाँ पे क्या करें, एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास इतनी है, सेल्स इतनी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जनवरी 1, मतलब ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अनफेवरेबल वेरिएंस फॉर स्टैंडर्ड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 21 की क्लासेस में चेक किया होगा कि हम लोगों ने फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंसेस किस तरीके से हम लोगों ने फाइंड करने होते हैं। हम लोग उसी मेथड से इसको भी वहाँ पे मेंशन करेंगे। अब नीचे क्या कह रहे हैं कि ऑल वेरिएंसेस आर रिटर्न ऑफ डायरेक्टली एट ईयर एंडेड एज एन एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने भी हमारे पास वेरिएंसेस थे वो राइट ऑफ मतलब इसको क्लोज कर देते अकाउंट्स को, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्ट कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट एक बनानी है हमने और ऑपरेटिंग इनकम बनानी है इफ ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग हैड बीन यूज्ड। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इनकम सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा से ये जो डेटा है इसको हम लोग थोड़ा पुट करते हैं। इस डेटा को आप लोग इस क्वेश्चन से पहले भी कर सकते हैं और आप लोग इस क्वेश्चन से पहले कर लें तो ज़्यादा आप लोगों की एक्यूरेसी आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास जगह ज़्यादा थी इसलिए मैंने एक साइड पे कर लिया। आप लोग इसको एक्सरसाइज नंबर 4 लिखने के बाद, इसको करने के बाद ये फिर आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब नॉर्मल कैपेसिटी हमारे पास कितनी थी? नॉर्मल कैपेसिटी थी हमारे पास 36,000 यूनिट, ये हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। अब फिक्स्ड एफओएच कितना था वो हम लोगों ने वहाँ पे भी चेक किया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें हमारे पास ये फिक्स्ड एफओएच है, ये हमारे पास कितने फिक्स्ड एफओएच है 54,000। अब 54,000 में हम लोगों ने पर यूनिट प्राइस निकालनी है, तो हम लोगों ने इस 54,000 को डिवाइड कर देंगे 36,000 में, मतलब जो नॉर्मल कैपेसिटी है। जब हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया, जैसे कि हमारे पास 54,000 इसकी वो थी, ठीक है, 54,000 इसकी फिक्स्ड एफओएच की टोटल कॉस्ट थी। हम लोगों ने इसको डिवाइड कर देना, किस पे डिवाइड कर देंगे हम लोग 36,000 पे, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी ये है। हमें क्या दे दिया 1.5, मतलब पर यूनिट की जो फिक्स्ड एफओएच है वो हमारे पास है 1.5। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास है 30,000 की। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ये फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है कितनी 1000। अब एंडिंग इन्वेंट्री हम लोगों ने मालूम करना है, लेकिन हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल इसमें एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है। अब क्योंकि हमने सॉल्व करना है ना इसको, तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे सोल्यूशन के एंड पे निकल आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सेल क्या कह रहे थे, सेल कह रहे थे कि हमारे पास 28,000 यूनिट सेल हुए, ठीक है। ये हमारे पास कुछ डेटा था जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें अवेलेबल था और हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये चाहिए भी था, ठीक है, रिक्वायरमेंट थी हमारी। अब यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सेल। यहाँ पे आप लोग देखें कि जो सेल प्राइस पर यूनिट थी वो हमारे पास थी 10, ठीक है, सेल प्राइस पर यूनिट हमारे पास थी 10। हम लोगों ने सिंपल कर लेना है कि क्या करना है, हम लोगों ने लिखना है यहाँ पे सेल्स, इसमें 28,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास सेल आ गई। हम लोगों ने इसकी सिंपल यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे 280,000, ये हमारे पास टोटल सेल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ से भी हम लोग अब क्या माइनस करेंगे, यहाँ से हम लोग सबसे पहले माइनस कर देंगे वेरिएबल सीजीएस। सीजीएस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल जितनी भी कॉस्ट थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्टिंग में हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं आती है। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थी, ठीक है, ये जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है
तो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 30,000 की, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब 4 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखें ये हमारे पास इसकी कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट 4 है, हम लोगों ने इसको जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 120,000। ये हमारे पास इससे वैल्यू आ गई, ठीक है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30,000 एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय वहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन में देखा था पर यूनिट कॉस्ट जो थी हमारे पास 4 थी। यहाँ पे अब हम लोग ऐड करेंगे अपनी फिनिश गुड की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, जैसे कि ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिखने हैं, ये हमारे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी, ये थी, और जो हमारे पास कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट की, वो हमारे पास थी 4। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिख लेना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4000। ये हमारे पास इसकी प्राइस आ गई, ठीक है। 4000 हमारे पास फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। अब इन दोनों को जब हमने प्लस किया है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 124,000। ये हमारे पास इन दोनों को प्लस करने से आ गया। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। ये प्राइस हमारे पास उस यूनिट की है जब हम लोगों ने आगे जब सेल करेंगे, ठीक है, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास ये टोटल आ रही है, ठीक है। मतलब टोटल मटेरियल की जो मटेरियल अवेलेबल था, ये हमारे पास जो फिनिश गुड्स अवेलेबल थे जो हमने सेल करने तो उसके हमारे टोटल कॉस्ट ये आई है। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिखना है कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यहाँ पे आगे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये हमारे पास जो यूनिट्स थे जो सेल करने के लिए रेडी है उसकी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ही आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हमने अब यहाँ से लेस करना है। लेस क्या करेंगे हम लोग, लेस हम लोग करेंगे यहाँ से जो फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री थी, ठीक है। फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री कैसे हमें पता चलेगी, हमारे पास अब यहाँ पे हम इस टेबल पे आ जाएंगे। हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी मटेरियल की वो हमारे पास थी 1000, ठीक है। प्रोडक्शन हम लोगों ने कितनी की है, ठीक है। यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि हमारे प्रोडक्शन कितनी हुई है, हमने प्रोडक्शन की है 30,000 की, ठीक है। 30,000 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस जब किए हैं तो हमारे पास टोटल जो अवेलेबल थे, ठीक है, स्टॉक मटेरियल वो हमारे पास है 31,000। 30,000 न्यू थी और 1,000 जो थी हमारे पास प्रीवियस मंथ से आई हुई थी, तो हम लोगों ने टोटल किया 31,000। अब इससे सेल कितने हुए, सेल हमारे पास हुए 28,000। तो हम लोग यहाँ से इससे जब माइनस कर लेंगे 28,000 तो हमारे पास इससे वैल्यू क्या आती है, इससे वैल्यू आती है 3,000। मतलब हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो कितनी है 3,000। 30,000 न्यू प्रोडक्शन, 1,000 जो प्रीवियस मंथ से आई थी वो थी, तो टोटल 31,000। सेल कर लिया हम लोगों ने 28,000, तो हमने सेल किया 28,000 तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ सिंपल मेंशन करेंगे कि हमारी जो फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 3000 यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहे हैं, ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे 4, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट है वो सेम आएगी। तो हम लोग जब इसको किया तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12,000। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो इससे वैल्यू आती है, ठीक है, 12,000, मतलब इससे हमने जब ये माइनस किया जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आएगी वो टोटल अमाउंट हमारे पास आती है 112,000, ठीक है। 112,000 ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई। अब एक पॉइंट और जो है आप लोगों ने क्लियर करना है कि अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ठीक है, ये वैल्यू अब हमारे पास है वेरिएबल CGS, क्योंकि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री तक का जो फिनिश गुड्स थे उसकी इन्वेंट्री तक का रिकॉर्ड हमारे पास इसमें मेंशन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेरिएबल CGS। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पॉइंट एक बताया था कि हमारे पास ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारे पास जब अनफेवरेबल है, मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास इसमें ऐड हो रहा है। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिख लेना है ऐड। क्या ऐड हो रहा है, हमारे पास इसमें ऐड हो रहा है अनफेवरेबल वेरिएंस। अनफेवरेबल वेरिएंस कितना था हमारे पास, वो था हमारे पास 5,000। ये हम लोग इस पे ऐड हो जाएगा। जब हमारे पास ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें ये अमाउंट हमने जब ऐड कर लिया अनफेवरेबल वेरिएंस की, क्योंकि हमें उन्हें कहा है कि अब फेवरेबल अनफेवरेबल वेरिएंस कौन सा है। मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्ट ही बताया था कि आप लोग चैप्टर नंबर 21 की क्लासेस को चेक कर लें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास फेवरेबल अनफेवरेबल वेरिएंस क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है। हम लोगों ने सिंपल इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाता है 117,000। ये हमारे पास इससे आगे टोटल। अब इससे
इस जो हमारे टोटल सेल थी, ठीक है। अब हमने सेल से इसको माइनस करते हैं कि हमारे पास सेल से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आती है। सेल से जब हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास इससे वैल्यू आती है 163,000। ये हमारे पास आ गई। अब ये जो आया है 163,000, ये क्या है, मेन पॉइंट आता है ये क्या है। ये हमारे पास है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम इसे क्यों कहते हैं, हम लोग मतलब इसको डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों नहीं कहते, क्योंकि हम लोग इसको ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसलिए कह रहे हैं कि इसमें भी हमारे जो मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के जो वेरिएबल एक्सपेंसेस थे वो अभी तक इसमें मेंशन नहीं हुए, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुए। हम लोग इसको सिंपल लिख लेंगे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये हमारे पास है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे, अब मैंने जिस तरह आप लोगों को भी बताया था कि हमने अभी यहाँ पे मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के जो वेरिएबल एक्सपेंसेस थे उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। हमारे पास वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस कितना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस थे ये भी फिक्स हमारे पास इतने थे, और वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस पर यूनिट सोल्ड जो थे वो हमारे पास इतने थे। अब यूनिट कितने सोल्ड हुए हमारे, ठीक है। हमारे यूनिट सोल्ड हुए 28,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट आती है, हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ जाएगी 28,000। ये अब आ गया हमारे पास वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस। जब इसको भी हमने इससे माइनस किया तो हमारे पास इससे रिजल्ट आ जाएगा 135,000। अब ये अमाउंट हमारे पास है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये अब क्यों कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, क्योंकि हमारी तमाम तर जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी वो इसमें सारी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। मतलब सेल से हमने वो माइनस कर लिए। अब यहाँ तक देखें हमारी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल थी, ठीक है, हम लोगों ने उसको सेल से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमारी ये नेट इनकम नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अभी यहाँ से हम लोगों ने कुछ जो फिक्स एक्सपेंसेस थे जो हमारी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेटेड नहीं थे, अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो डिक्रीज हो हम लोगों ने उसको पे करना होता है, ठीक है। तो सिंपल अब हम लोग यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तमाम तर फिक्स एक्सपेंसेस। अब फिक्स एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से थे, एक था हमारे पास फिक्स्ड FOH, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएगा, ये हमारे पास है फिक्स्ड FOH, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या अवेलेबल था, हमारे पास ये फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये हमारे पास दो फिक्स एक्सपेंसेस हैं। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे दोनों को मेंशन कर देंगे। अब FOH टोटल हमारे पास कितना था 44,000, ठीक है, और ये हमारे पास ये जो दूसरा था मतलब मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे पास था 20,000, ठीक है। ये जब हम लोगों ने दोनों को मतलब प्लस कर लिया तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल आ जाएगा 64,000। ये अब यहाँ से हमारे पास ये अमाउंट भी इससे माइनस हो जाएगी। जब ये अमाउंट माइनस होगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। तो अमाउंट से हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे पास अमाउंट रहती है 61,000। ये अमाउंट हमारे पास अब है, इसको हम लोग कह देंगे नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। अब उन्होंने हमें एक चीज़ और कहा है, ठीक है। अब हमें इन्होंने एक चीज़ और क्या कहा है, हमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन कास्टिंग की मेथड से भी बताना है कि हमारे पास टोटल कितना आता है। जब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग होती है उसमें हमारे पास फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस सब कुछ आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब हमें वो यूनिट्स बताने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताने, मतलब जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री थी, ठीक है। इससे जो हम लोगों ने मतलब सिर्फ इस महीने की जो इन्वेंट्री थी या इस फाइनेंशियल पीरियड की जो, तो हम लोगों ने इसको 3000 से जब 1000 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2000, ठीक है। मतलब 2000 वो यूनिट्स हैं कि जो इस फाइनेंशियल पीरियड में प्रोड्यूस किए गए हैं बट सेल नहीं हुए अभी, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। तो हम लोग सिंपल सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोगों ने सिंपल सबसे पहले लिखना है नेट इनकम या नेट प्रॉफिट डायरेक्ट कॉस्टिंग के मेथड में। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग के मेथड में जो हम लोगों ने निकाला है तो हमारे पास ये सिंपल ये वाले अमाउंट जो ये अमाउंट है वो यहाँ पर आ गई। अब इसमें हमने ऐड क्या करना है, ऐड हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे जो ये यूनिट्स जो है ये यूनिट्स यहाँ पे हम लोग देखें इसको हम लोग ने यहाँ से माइनस किया था, क्योंकि अब हम लोग ये यूनिट की जो प्राइस है फिक्स्ड कॉस्ट, खाली फिक्स्ड कॉस्ट वो हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी थी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कर लें सिंपल। आप लोगों को मैं दोबारा से कर देता हूँ। 3000 टोटल हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आई, ठीक है, फिनिश गुड्स की। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या माइनस करना है, देखिए मैं आप लोगों को फार्मूले की मदद से बताता हूँ। सबसे पहले इधर देखें कि हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने थे, हमारे पास टोटल यूनिट्स इतने थे।
इससे हमने माइनस क्या किए, इससे हम लोग माइनस ही करेंगे, प्लस की हम मिले लिखेंगे, ये भी ऑलरेडी वैल्यू माइनस में है, तो हम लोग सिंपल इसको करेंगे। हमारे पास क्या आ गया 2000। जो प्रोडक्शन थी, जो एक्चुअल प्रोडक्शन थी, उससे हम लोगों ने सेल यूनिट जो है वो माइनस किए, तो हमारे पास आ गया 2000। अब इसकी 2000 की हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, वो हमारे पास है 1.5 ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने इसको कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब हमारे पास इससे अमाउंट आ जाएगा 3000, ठीक है। 3000 हम लोगों ने इसमें क्या करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 64,000। ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग इनकम। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कि हमें क्या कहा था, एक कहा था डायरेक्ट कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, वो हम लोगों ने क्रिएट की है। सेकंड हमें कहा कि ऑपरेटिंग इनकम बतानी है इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हैड बीन यूज्ड। तो अब यहाँ पे हमारे देखिए ये जो यूनिट्स थे ना 2000 यूनिट्स, ये हमारे पास एक्स्ट्रा थे, जो हमारे पास न्यू फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो चुके हैं, तो हम लोगों ने उसकी भी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे बता दी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। इन केस अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है जो अभी क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने तमाम डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस के न्यू लेक्चर में।